अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 3-4 अहम खबरें हैं जल्दी से आपको इस व्लॉग में देनी है मुझे। एक तो आपको बताएंगे कि हसन नियाजी को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया है और अब उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। तो क्या उनका फ्यूचर है? काफी परेशान कुन सूरत हाल है। उनके वालिद साहब हफीजुल्लाह नियाजी साहब खासे परेशान हैं उनके मामले को लेकर के। तो अब इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। बुशरा बीबी साहिबा ने खत लिखा है पंजाब की होम सेक्रेटरी के नाम और उनसे किए हैं 4 मुतालबात, वो आपके सामने रखेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे कुछ के आखिरकार अब इलेक्शंस के हवाले से कुछ चहमगोइयां होना शुरू हो चुकी हैं। वकला भी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं और बेचैनी सियासी जमातों में भी है। तो क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी बात होगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हसन नियाजी साहब जो कि इमरान खान साहब के भांजे भी हैं और इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद उन्हें खूब घुमाया गया था पूरे मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में और फिर उसके बाद उनकी रिहाई अमल में आई थी। एक दफा फिर से उन्हें धर लिया गया और इस दफा बड़ा संगीन जुर्म है। 9 मई के वाकयात के हवाले से उन्हें पकड़ा गया है। एबटाबाद से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी और उसके बाद कुछ दिन तो ऐसा ही था कि कहीं पे भी उनको अपीयर नहीं किया गया, लेकिन फिर फाइनली लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया गया था और उसके अंदर जो बातचीत हुई है हफीजुल्लाह नियाजी साहब के बकौल, उसमें ये तस्लीम कर लिया गया कि उन्हें आर्मी के हवाले कर दिया गया है और मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही अब उनका ट्रायल चलेगा आर्मी एक्ट के तहत। और आप देखेंगे कि अब वो ट्रायल जो है वो किस तरह से चलेगा, क्योंकि जाहिर है जो आर्मी कोर्ट में ट्रायल होता है वो फिर उस तरह से ओपन ट्रायल तो नहीं उतना होता कि जिस पर रसाई हो, जिसके ऊपर कोई ज्यादा हम रिपोर्ट कर सकें। लेकिन हफीजुल्लाह नियाजी साहब जाहिर है खासे परेशान है अपने बेटे के मुस्तकबिल को लेकर के। इससे पहले भी जब वो गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि इमरान खान ने जो एक ब्रेन वॉशिंग की है, जो एक जहन साजी की है, उसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उनके बेटे को भी। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब जब बिल्कुल समझ लें आपके हिस्ट्री के एक तरफ खड़े हैं तो उनका बेटा बिल्कुल ही दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। वो बिल्कुल ही ऑपोजिट उनसे ख्यालात रखते हैं। इमरान खान की तहरीक में वो शामिल रहे हैं, इमरान खान के लीगल टीम के वो फोकल पर्सन भी मुकर्रर किए गए थे और उसके बाद मुख्तलिफ हमने देखा कि जो उन्होंने जेल भी काटी तो काफी ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा भी किया था। अगरचे उनके कंडक्ट के हवाले से कुछ शिकायत भी हैं लोगों को और जो उनके हम असर वकला हैं वो खासे कुछ उनकी जो नेचर है या कुछ उनकी मिजाज के बारे में काफी गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक अलग सेपरेट पार्ट है। बात ये कि 9 मई के हवाले से उन्हें पकड़ा गया है तो अब काफी परेशान कुन सूरत हाल है। ये भी उन लोगों में शामिल हो चुके हैं कि जो 9 मई के वाकयात मिलिट्री कोर्ट में झेलेंगे। अब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इस पर मैं देख रही थी कि सवाल उठ रहा है, वो ये कि जब हम सानिया जड़ावाला की बात करते हैं, मैं उसकी खबरें देख रही थी, लोग परेशान थे, रो रहे थे, मसीही बरादरी अपने जले हुए घर देख के रो रहे थे। तो मैं एक बात सोचने पे मजबूर हो रही थी कि ये बिल्कुल सही सवाल ऐसा लगता है कि उठ रहा है कि जब कोर कमांडर का घर जला तो हमने देखा कि पंजाब पुलिस ने पूरे सूबे को एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया। जब जहां जिसका चाहा घर का उन्होंने दरवाजा तोड़ा, बेडरूम फलांगा, जो कुछ भी किया, जिस तरह भी मुमकिन हुआ उन्होंने लोगों को पकड़ा। बहुत सारे बेगुनाह भी पकड़े गए, बहुत सारे गुनाहगार भी में भी पकड़े गए हों, लेकिन एक एक बंदा शनाख्त करने के लिए पूरी रियासत जुट गई और निकाल के उन्होंने हर बंदा और उससे भी ज्यादा बल्कि बंदे गिरफ्तार भी किए, पकड़े। हमने वीडियोस देखी, उनके एतराफी बयानात देखे, सब कुछ देखा। तो यहां अब जबकि सैकड़ों घर जल रहे हैं, सैकड़ों चले ज्यादा हैं तो चले दर्जनों कह लें, दर्जनों घर जल गए हैं मसीहियों के, और ये गरीब लोगों के घर थे जिनकी जमा पूंजी शायद उनके घर हों, जो जिंदगी भर मेहनत मुशक्कत करके किसी तरह कुछ घर की 4 चीजें बनाते हैं, इनके घर जले। ये आम लोग हैं, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, उतने ही शहरी हैं जितने के कोई भी और शहरी हो, चाहे उसका ताल्लुक फौज से हो, अदलिया से हो या फिर ब्यूरोक्रेसी से हो, खुद पुलिस से क्यों ना हो, उतने ही शहरी ये भी हैं। लेकिन क्या इनके मामले में इतना हमें ज्यादा फाल किरदार नजर आएगा पुलिस का? क्या रियासत इनको इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी? क्या हम देखेंगे कि इनके मुजरिमान को पकड़ा जाए? क्या हम देखेंगे कि उनके एतराफी बयानात चलें? क्या हम देखेंगे कि वो इंसाफ के कटहरों में आए? ये कब होगा? तो ये है बुनियादी फर्क जो कि महसूस करता है एक आम आदमी और एक खास आदमी कि हमारे मुल्क में 9 में भी बड़ा जुर्म था,
بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست کے اداروں اور جو اہم علامات ہیں ان کے اوپر آپ ایک اٹیک کر رہے ہیں، پرتشدد واقعات کر رہے ہیں، غلط، لیکن اتنا ہی بڑا جرم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو ڈسٹروائے کر دیں، آپ کسی کے گھر کو ڈسٹروائے کر دیں، تو پھر ان کے اوپر کارروائی کس نے کرنی ہے؟ یہاں پر ریاست ہمیں اس قدر متحرک نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہاں پر ہمیں اس قدر دکھ اور ملال کا احساس کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ حالانکہ یہ تو ایک ایسا معاملہ بھی ہے جس سے پاکستان کا امیج جڑا ہوا ہے بین الاقوامی طور پر بھی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاموشی سی نظر آتی ہے، اور اگر ہے بھی تو وہی ایک جو روایتی دلاسے والے بیانات ہوتے ہیں، طفل تسلیاں ہوتی ہیں، وہی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ تیزی نظر نہیں آتی ہے، تو یہ ایک بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ وی ہوپ کہ اس کے اوپر بھی اسی طرح تیزی سے کارروائی ہو جس طرح کے ہم باقی معاملات میں دیکھتے ہیں۔ حسان نیازی صاحب اب فوج کے حوالے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا وکلا کمیونٹی اس موقع پر کوئی آواز اٹھاتی ہے۔ اب ان کا اپنا ایک بندہ، اس کمیونٹی کا ایک بندہ اب فوج کے حوالے ہے، اور پہلے تو ہم بڑی دبنگ تقریریں سن رہے تھے وکلا برادری کی کہ یہ وہ اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اب پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح آواز اٹھاتے ہیں اپنے بندے کے حق میں۔ اگر حسان نیازی قصوروار ہے، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، گرفتاری بھی ہونی چاہیے، لیکن کیوں انہیں ایک عام شہری کی طرح عام عدالتوں میں پیش نہ کیا جائے، اس پر ایک بہت اہم ڈیبیٹ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر، اور اس پر اب وکلا برادری ہی کوئی سٹینس لے گی تو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں یا آپ صرف روایتی تقریریں ہی کر رہے تھے۔ دوسرا، بشرا بی بی صاحبہ نے خط لکھا ہے ہوم سیکرٹری پنجاب کے نام، جس میں 4 انہوں نے مطالبے کیے ہیں۔ عمران خان سے ان کی 2 ملاقاتیں اٹک جیل میں ہو چکی ہیں، اور ان کے حال احوال کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پراپر سنوائی نہیں ہو رہی اور نہ ہی وہ اس سلسلے میں کوئی اپنا حکم پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اب ہوم سیکرٹری پنجاب کو ڈائریکٹلی خط لکھا ہے جس میں 4 مطالبے کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، کیونکہ عدالت نے بھی یہی آرڈر جاری کیا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر انہیں اٹک جیل میں رکھا گیا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ استدعا کی ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں معالج فراہم کیا جائے عمران خان صاحب کی چیک اپ کے لیے، ان کی ریگولر چیک اپ کے لیے جو ان کا ذاتی معالج ہو اس کو وہاں تک رسائی دی جائے۔ تیسرا، انہوں نے ان سے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں خدشہ ہے کہ انہیں جیل میں کسی طرح زہر نہ دے دیا جائے، یہ خدشہ اس سے پہلے بھی وہ اظہار کر چکی ہیں اس کا، تو انہوں نے اس بات کو بھی شور کرنے کے لیے کہا ہے کہ جی ان کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دی جائے، اور کسی بھی طرح ان کے لیے جو باہر کا کوئی بھی کھانا ہے اس کے لیے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے وکیلوں اور فیملی سے ملاقات کے لیے بھی اجازت کا کہا ہے کہ بہت ریسٹرکٹڈ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وکلا بھی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں مختلف کیسز کے حوالے سے رہنمائی لینی ہے عمران خان صاحب سے، لیکن انہیں اس طرح فریلی ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ 4 مطالبات رکھے ہیں بشرا بی بی صاحبہ نے، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی جواب آئے گا، اور جب انہیں سہولیات ملنی ہوں گی، جب اڈیالہ جیل منتقل کرنا ہوگا، یہ فیصلہ تو کہیں اور سے آئے گا، اور پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ جب آئے گا تو اس پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے وکلا سر پیٹتے رہیں یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب بار بار تاریخیں دیں اور خود ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، جو بھی وہ کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ فی الوقت جب تک یہ طے ہے کہ انہیں ابھی اذیت میں رکھنا ہے تو اس وقت تک انہیں اذیت میں رکھا جائے گا اور ان کو کوئی سہولیات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ اب وکلا اس معاملے کے اوپر کہ 90 دن میں الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں، پاکستان بار کونسل کی طرف سے، دیگر کونسلز کی طرف سے، بار ایسوسیشنز کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کے معاملے پر آئین بڑا کلیئر ہے، تو یہ انتخابات کا التوا بالکل غیر آئینی کام ہوگا، تو اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ کو یہ اب یاد آیا ہے کہ جی آئین میں 90 دن کا ایک ٹائم فریم دیا گیا؟ یہ تو پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ٹائم پر بھی تھا، اس وقت آپ لوگ کیوں خاموش تھے؟ نہ صرف خاموش تھے بلکہ بظاہر کچھ بار کونسلز تو اعلی کار بنی ہوئی تھی اس وقت کی حکومت کی، تو آپ نے تو خود اس بات کو ایک جواز فراہم کر دیا۔ جب ایک دفعہ آپ نے آئین توڑ دیا اور اس کے اوپر کوئی نہیں کسی نے چیخ ماری، تو پھر اس کے بعد آپ جتنی بار مرضی توڑ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ویسے بھی جو اس وقت سچویشن لگ رہی ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وکلا کو بہت بڑی تحریک جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یونٹی اس طرح نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں ونگز ہیں اور جو پی ایم ایل این کے وکلا ونگز ہیں، ایک بہت کلیئر ڈویژن ہے، تو جب تک یونٹی نہ ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی تحریک کھڑی کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ نمبر 1، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک بھی چلی تھی تو اس وقت
बेसिकली वो जजेस की बहाली की तहरीक जो थी उसमें कोई डिवीजन नहीं थी, उसमें पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातें, जमात इस्लामी, तब लोग तकरीबन एक पेज पर थे और वो इसीलिए एक बड़ी तहरीक जनरेट करने में कामयाब हुए। तो इस वक्त एक तो डिवीजन बहुत ज्यादा है, बदएतमादी का फुकदान है। दूसरा, खुद भी पीएमएलएन अंदर से नहीं चाहती कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि उन्हें पता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मतलब यह है कि पीटीआई आराम से इलेक्शन जीत जाएगी। तो वो खुद भी इल्तवा चाहते हैं इलेक्शन का। बाकी रह गई पीपल्स पार्टी, तो अब वो बड़ी मासूम बन रही है और ये कह रही है कि जी ओहो, ये इलेक्शंस 90 दिन के अंदर क्यों हो रहे हैं। भाई, आपको उस वक्त नहीं पता था जब आपने मर्दमशुमारी की मंजूरी दी थी मुश्तरका मफादात काउंसिल में, तो आपको उस वक्त क्या इल्म नहीं था कि जब हम ये मंजूरी देंगे तो हल्का बंदियों का रौला मचेगा और फिर उस रौले के आड़ में जाहिर है कि इलेक्शन लेट होंगे। अब बाद में लकीर पीटने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो अब आप रोए धोएं जो मर्जी करें, ये सब आपकी सिर्फ और सिर्फ दिखावे की एक प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि आपने जानते बूझते मर्दमशुमारी को पहले एक्नॉलेज किया, उसकी मंजूरी दी और उसके बाद अब आप रो रहे हैं कि जनाब 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं होंगे। तो ये तो सिर्फ या तो आप खुद बेवकूफ हैं और या फिर आप समझ रहे हैं कि आप सबको बेवकूफ बना देंगे, और ये दोनों में से एक ही बात हो सकती है, इसके अलावा कोई बात इसमें तीसरी तो शामिल नहीं हो सकती। लेकिन बहरकैफ मुझे हर सूरत में इलेक्शंस तो अभी नजर नहीं आ रहे और फरवरी की बात बाज़गश्त बार बार लोग कर रहे हैं। अभी मैं परवेज खटक साहब का इंटरव्यू सुन रही थी और हम न्यूज के लिए, उसमें तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो इलेक्शन फरवरी में भी नजर नहीं आ रहे, और अगेन उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि उन्हें पीटीआई इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आ रही। तो ये फिर से वही चीज है जो राजा रियाज साहब की जुबानी आप सुन लें या परवेज खटक साहब की जुबानी सुन लें, सबका एक मुतालबा नजर आता है। इवन पीएमएलएन के भी लोगों का एक ग्रोह है जो चाहता है कि बल्ले का निशान गायब हो तो फिर ही इलेक्शन में जाया जाए। तो अगेन ये सारी सूरत हाल फिर वही इकट्ठी होकर आ जाती है कि इलेक्शन में उस वक्त तक नहीं जाना जब तक कि इमरान खान और पीटीआई का बंदोबस्त नहीं हो जाता। क्या ऐसा हो पाता है या नहीं, ये एक अलग सवाल है, लेकिन फिलहाल ना तो मुझे वकला और ना ही सियासी जमातें इस मूड में नजर आ रही हैं कि वो कोई इलेक्शन करवाने के लिए बड़ी तहरीक जनरेट करने में कामयाब हो जाए। तो अभी फिलहाल जिस तरह चल रहा है ये मुझे इसी तरह चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही साल बदलेगा उसके बाद कुछ चीजें ऐसी जरूर हो सकती हैं, तब्दीलियां आ सकती हैं कि जिसके बाद आप देखें कि शायद सूरत हाल में कोई कुछ चेंज नजर आए, क्योंकि फिर एक प्रेशर भी बन सकता है। पीटीआई ने इस दौरान एक अहम काम ये किया है कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से मुलाकात की है। अच्छा, इस मुलाकात के हवाले से भी जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने कोई खातिर खा तस्दीक नहीं की, जबकि जो रऊफ हसन साहब हैं पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने और अली जफर साहब ने इसकी तस्दीक की है कि मुलाकात हुई है। तो बेसिकली ये मुलाकात जो ऑस्ट्रेलिया का हाई कमीशन है वहां पर हुई है, जहां पर और भी ममालिक के सफीर मौजूद थे, और वहां पर फिर जाहिर है जब आप सफीरों से बातचीत कर रहे होते तो हर जो हालात होते हैं करंट अफेयर्स उन पर बातचीत होती है। तो उसी दौरान उसमें इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, मुल्क में आइंदा इंतखाबात के हवाले से, मुल्क में जारी इंसानी हुकूक की सूरत हाल के हवाले से, तो इन तमाम चीजों के हवाले से गुफ्तगू हुई है। मईशत के ऊपर भी बात हुई है और उन्होंने सारी जो पीटीआई का अपना एक नैरेटिव है वो उन्होंने उनके सामने रखा है। तो इसको बल्कि जियो न्यूज तो इसको यूं भी रिपोर्ट कर रहा था कि जी मदद मांग ली तो ये कर लिया तो वो कर लिया, लेकिन इस वक्त बज़ाहिर मदद मांगना, किन से मदद मांगना, उनको तो खुद इस वक्त लग रहा है कि जो आपको मालूम है कि अमेरिका का जो कभी भी फेवरेट नहीं रहा है इमरान खान, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि वो इस सिलसिले में कोई हेल्प करेंगे इमरान खान की और उन्हें जनाब वापस को इक़्तिदार में लाने के लिए राह हमवार करें। तो बहरहाल ये हो सकता है कि एक फॉर्मल किस्म की मीटिंग हो जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर बात हुई है, लेकिन इससे कोई ये तासुर निकालना कि वो बाकायदा मदद मांगी गई और वो अब कुछ करने जा रहे हैं, तो ऐसा तो फिलहाल नजर नहीं आता। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।